Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we are going to discuss interest rate and their role in valuation. What is the effect of time value of money? Which would you prefer, 10,000 today or 10,000 in 5 years? Of course, $10,000 today, क्योंकि जो आपकी परचेजिंग पावर ऑफ मनी है वो चेंज होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड इट अफेक्ट्स द टोटल वैल्यू यू कैन परचेज थ्रू योर टोटल अमाउंट. तो जो चेंज होगा आपकी अमाउंट में, आपकी वैल्यू ऑफ द मनी में, वो ट्रांसलेट जो होगा वो उसको कैलकुलेट किया जाएगा थ्रू टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली क्यों इम्पॉर्टेंट है वाइल मेकिंग डिफरेंट डिसीजंस और पर्टिकुलरली सेइंग द योर फाइनेंशियल डिसीजंस. टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको हेल्प आउट करता है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इवेल्युएट करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली समथिंग जो कि आप एक चीज़ को रिसीव करने के लिए या एक चीज़ को कलेक्ट करने के लिए दूसरी चीज़ को फॉरगो करते हो, सिक्रीफाइस करते हो. तो जो आपने अल्टरनेटिव ऑप्शन सेलेक्ट किया है और जिस ऑप्शन को फॉरगो किया है उस ऑप्शन की जो कॉस्ट है दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेटिंग दैट थिंग गो अवे. उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के थ्रू कैलकुलेट किया जा सकता है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको हेल्प आउट करता है कि आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकें, इवेल्युएट कर सकें कि आपको कंजम्पशन करनी है या आपको सेविंग्स करनी है. आपको सेविंग्स हेल्प आउट करेंगी या कंजम्पशन करना ज़्यादा बेहतर डिसीजन होगा. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपके इन डिसीजन फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को करने में हेल्प करता है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बेसिकली इंटरेस्ट रेट इंक्लूडेड होता है. इंटरेस्ट रेट जो आपको परसेंटेज और द कंपनसेशन आपके मनी पर आपको रिसीव होगा. अब वो कंपनसेशन जो है वो आपको उसको यूज़ ना करने की वजह से दिया जा रहा है कि आप सेविंग कर रहे हैं और आप कंजम्पशन को नहीं ऑप्ट कर रहे हैं एज एन ऑप्शन. तो फिर जो इंटरेस्ट रेट होगा तो वो कंपनसेशन होगा कि आपने उसको इस टाइम पे सेव किया और कंज्यूम नहीं किया. सिंपल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है थ्रू आउट द टर्म ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. आपको जो सेम रेट रिसीव होता है दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट रेट. कंपाउंड इंटरेस्ट इज दैट यू आर गोइंग टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन योर इंटरेस्ट. जितना फर्स्ट टर्म में आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ नेक्स्ट टर्म में उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होगा. उससे नेक्स्ट टर्म में थर्ड टर्म में प्रीवियस 2 टर्म्स के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज दैट इंटरेस्ट ऑन योर इंटरेस्ट जो है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड ऑन होता जाएगा. तो टोटल रिटर्न को ऐड ऑन करता जाएगा. अमाउंटाइजिंग अ लोन मीन्स कि आपके पास जो टोटल अमाउंट जो आप लोन की सूरत में एक्वायर कर रहे हैं उसको डिफरेंट जो है इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में कैटेगराइज कर दिया जाए. उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं. डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में अगर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं. कंपाउंडिंग मोर देन वंस पर ईयर. आपकी कंपाउंडिंग जो है वो हाफ ईयर भी हो सकती है, क्वार्टर बेसिस पर भी हो सकती है और मंथली बेसिस पर भी हो सकती है. तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो आपके रिटर्न को, आपके रिवॉर्ड को, आपकी कंपनसेशन को कैलकुलेट कर रहा होता है उसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं. अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अ डॉलर टुडे is worth more than $1 a year from now. If for no other reason, then you could put $1 in a bank today and have more than $1 a year from now. Projects जो promise करते हैं earlier returns उनको preferable होते हैं. जो आपके रिटर्न्स आपको जो आपके प्रोजेक्ट्स आपको अर्लियर रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि बॉन्ड्स जो हैं वो जिनका टर्म जो है वो लेंथ ज़्यादा होती है उनका रिस्क ज़्यादा होता है तो उस तरीके से उसका रिटर्न प्रोवाइड करते हैं. और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो आपको कम रिटर्न प्रोवाइड कर रही होती हैं बिकॉज दे आर लेस रिस्की. तो जो प्रोजेक्ट्स आपको अर्ली रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं आप उनको क्यों प्रेफर कर रहे होते हो? रीजन बीइंग कि एक तो उनके साथ रिस्क कम एसोसिएटेड होता है. सेकेंड, जो चेंज इन योर करेंसी एक्सचेंज रेट में प्रोविजन आ रही होती है वो भी उस चीज़ को हेल्प कर देता है एक्सेलरेट करने में. तो जो प्रोजेक्ट्स अर्ली रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं नॉर्मली उनको प्रेफर किया जाता है इन फॉर्म ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स. इसमें सिंपल इंटरेस्ट रेट किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा होगा? इफ अ बैंक पेज 5% इंटरेस्ट देन अ डिपॉजिट ऑफ $100 टुडे विल बी वर्थ $1051 1 ईयर फ्रॉम नाउ.
कि आप अगर आज $100 जो है वो इन्वेस्ट करें तो एक साल के बाद आपको वही $100 जो है वो 5% इंटरेस्ट की वजह से $105 की जो है वो रिटर्न प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब आपका 105 का मतलब यह है कि 100 आपकी प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी और 5 जो है वो आपका रिटर्न हो जाएगा, कंपनसेशन ऑन योर इन्वेस्टमेंट और योर सेविंग्स। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है? P is your principal amount into R the rate of interest that you are going to receive on your investment, that in this case is 5%, and multiply by the T, which is time period of the loan or the term for which you are going to invest. तो आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, 100 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। तो रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट्स के साथ ऐड ऑन करके 105 हो जाएगी। यहाँ पर 5 इसकी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी और जब आप टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट में उसको ऐड ऑन कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का एक और एग्जाम्पल है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ यू इन्वेस्ट 500,000 रुपीज़ इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट फॉर 5 years and interest rate on your deposit is 10%, then the interest earned on deposits as per simple interest formula would be, simple interest क्या हो जाएगा? आपकी principal amount that is 500,000 into 10% that the interest rate you are going to receive on your deposit divided by 100 to null the effect of the percentage, multiply by 5 the number of years for which you are going to invest। तो आपकी रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी 250,000 और ये 250,000 जब आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड ऑन होंगे तो 750,000 टोटल अमाउंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न के तौर पर आपको प्रोवाइड कर देगा, जिसमें आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी एडेड होगी और आपका सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू इंटरेस्ट कैलकुलेशन और द रिटर्न भी उसमें ऐड हो जाएगा। नाउ कम्स द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू के जो टेबल्स होते हैं नॉर्मली हम उनको यूज करना शुरू कर देते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? डेट योर इंटरेस्ट इज गोइंग टू ऐड ऑन फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द टर्म फॉर योर इन्वेस्टमेंट। आपने क्या करना है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है या टोटल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कैसे होगी? डेट योर प्रिंसिपल अमाउंट इनटू योर 1+R विच इज द रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर सिंपल 1 ईयर की कैलकुलेशन के लिए यूज हो जाएगा और यहाँ पर हम इसको सेम फॉर्मूला को नंबर ऑफ लेंथ जब हम इंक्रीज करेंगे लेंथ को तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए यूज हो जाएगा, वेयर 1+R रेज़्ड टू पावर n will represent the total term for which your investment you are going to invest। अब हमारी टोटल अमाउंट थी 500,000 की, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 + 0.10 रेज़्ड टू पावर 5 द टर्म फॉर विच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। तो आपकी टोटल रिजल्टेंट अमाउंट जो है वो 8,05,225 की बन जाएगी। अभी अगर आप इसी को 5 लाख को इन्वेस्ट कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट पे 10% पर तो आप रिसीव कर रहे थे 7,50,000 और जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसको इन्वेस्ट किया तो आप रिसीव कर रहे हैं 8,05,000। तो ये जो डिफरेंस ऑफ योर रिटर्न है 7,50,000 और 8,05,000 में जो टोटल डिफरेंस है दैट इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विच यू आर गोइंग टू रिसीव ऑन योर इन्वेस्टमेंट। नाउ कम्स द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर कैश फ्लो। कैश फ्लोज को जब हम जो हमें फ्यूचर में रिसीव होना है हम उसको बिफोर द टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम बिफोर द टाइम कैलकुलेशन की वजह से उसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं। डिस्काउंट मीन्स कि आपने बिफोर अर्लियर जो है उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो जो अमाउंट आज से 2 साल के बाद आपको रिसीव होनी है आप उसको कैलकुलेट करके आज की टाइम में उसका इफेक्ट चेक कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि अगर आप आज इतनी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर कपल ऑफ इयर्स जो रिटर्न आप उस पर रिसीव करेंगे क्या वो रिटर्न उस वैल्यू के साथ आपको आज की वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा कैलकुलेट करके देता है। इफ योर रिटर्न इंक्लूडिंग योर प्रिंसिपल अमाउंट इज ग्रेटर देन टूडेज वैल्यू तो आप इन्वेस्ट करेंगे, बट इफ इट इज नॉट सो तो फिर आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट को प्रेफर नहीं करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू को जो डिस्काउंटिंग मेथड है उसको हम बेसिकली इसलिए यूज कर रहे होते हैं ताकि हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को या हम अपनी जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से प्रेफर कर सकें कि हम किसको ऑप्ट करने जा रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला इज योर फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+R रेज़्ड टू पावर n। इसमें P will represent the present value,
F will represent the future value, 1 plus R में जो R है वो आपका डिस्काउंट रेट होगा, एंड N will be the number of term for which you are going to invest. तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. अब अगर आप इसी प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला को इसके टेबल में लोकेट करेंगे तो 1 प्लस आर रेज टू पावर एन जो है वो will be equal to 1 divided by 1 plus raised to power n, और वो जो 1 divided by 1 plus raised to power n होगा वो आपका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. ठीक है, आपने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करना है, जहां पे आप 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर n. ठीक है, जहां पे आपने इस चीज को कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. तो अगर आप इस वाले फॉर्मूला के साथ जाते हैं और आप इसको सिंपल इस तरीके से भी लिख देते हैं, दैट योर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू योर फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, तो सेम हो जाएगा. ये वाला फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो आप इसके टेबल में इजीली लोकेट कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू इसको कैलकुलेट करने में आपको हेल्प आउट करेगी. This is an example. John plans to retire in 12 years. Upon retiring, he would like to take an extended vacation, which he expects will cost at least $40,000. What lump sum amount must he invest now to have $40,000 at the end of 12 years if the rate of return is 8% और 12%? तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप अपने प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला में प्रेजेंट वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे. फ्यूचर वैल्यू विल बी 40,000 और आप उसको उसमें 12 ईयर्स टर्म को ले लेंगे और 8% जो है उसका रिटर्न हो जाएगा या फिर डिस्काउंटिंग रेट हो जाएगा. आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी. इस फॉर्मूला को, इस टेबल को यूज करेंगे और इस टेबल को यूज करते हुए आप इस फॉर्मूला को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे. अब अगर हम इसी को कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू 40,000 into present value interest factor is that we are going to calculate this present value interest factor for 12 years and for 8%. ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूला को 12 years को 8% में लोकेट करते हैं तो हमारे पास 12 years जो है वो 12% जो है वो 8% को चेक करना है 12 years में. तो हम 8% को 12 years में चेक करते हैं तो ये 0.397 आ रहा है. आप सिंपल इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे 40,000 इंटू 0.397, तो आपके पास रिजल्टेंट जो है वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. दैट वैल्यू विल बी योर प्रेजेंट वैल्यू जो कि आप आज इन्वेस्ट करेंगे सो दैट यू कैन अर्न $40,000 आफ्टर 12 years. Now there are different types of credit instruments that are available in the market. सिंपल लोन अवेलेबल है, फिक्स्ड पेमेंट लोन्स अवेलेबल हैं, कूपन बॉन्ड्स अवेलेबल हैं एंड डिस्काउंट बॉन्ड्स अवेलेबल हैं. ये 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या जिनके थ्रू आप फंड्स रेज कर सकते हैं. बीइंग एन बिजनेसमैन, जब आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इनके थ्रू इनको इशू करके फंड्स रेज कर सकते हैं और इन्वेस्टर के तौर पे आप इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं. फेस वैल्यू, जो बॉन्ड की फेस वैल्यू होती है जो उस पर प्रिंटेड होती है, दैट इज द फेस वैल्यू. मेच्योरिटी डेट, जिस टाइम पे आपका बॉन्ड जो है वो मेच्योर हो जाएगा एंड यू आर गोइंग टू हैव योर प्रिंसिपल अमाउंट बैक. कूपन रेट, जो इंटरेस्ट रेट, जो कंपनसेशन रेट यू आर गोइंग टू रिसीव ऑन योर इन्वेस्टमेंट, दैट विल बी द कूपन रेट. अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं कि ये किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं. उससे अब जो यील्ड टू मेच्योरिटी है, यील्ड टू मेच्योरिटी बेसिकली आपको जितने टर्म के लिए आपने बॉन्ड को होल्ड करना है. फॉर एग्जांपल बॉन्ड जो है 1,000 की फेस वैल्यू का है और वो 10 इयर्स के लिए, तो अगर तो आप उसको 10 साल को के लिए होल्ड करते हैं तो जो 10 साल का रिटर्न होगा वो टोटल मिलाकर आपको यील्ड टू मेच्योरिटी कैलकुलेट कर देगा. फॉर एग्जाम्पल आप 5th ईयर में बॉन्ड को जो है सेल कर देते हैं तो जो 5 इयर्स तक आपने बॉन्ड को होल्ड किया उन 5 सालों की जो रिटर्न कैलकुलेशन होगी दैट विल बी yield to maturity. तो yield to maturity, interest rate that equates the present value of cash flows received from a debt instrument with its value today.
हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग विच ऑप्शन शुड बी ऑप्टेड, कि आप दोनों में से कौन से ऑप्शन को प्रेफर करेंगे, वो यील्ड टू मैच्योरिटी के थ्रू आप इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। अब अगर यील्ड टू मैच्योरिटी फॉर सिंपल लोन हम कैलकुलेट करें तो सिंपल लोन में यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट होगी जहाँ पे आप फ्यूचर पेमेंट या कैश फ्लोज को डिवाइड करेंगे 1+i⁴n में। अब जैसे हमने सिंपल कैलकुलेट किया था कि हम किस तरीके से फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे, आपने सिंपल अपनी कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट को राइट किया और उसके साथ प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपने उसी टेबल में उस फॉर्मूला को लोकेट करना है, तो आपके पास सिंपल उसकी कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी फॉर द लॉन्ग टर्म, जहाँ पर आपके पास 2 साल 4 साल 6 साल के लिए आप उसको इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, फिक्स पेमेंट लोन के लिए आप यील्ड टू मैच्योरिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि जो आपकी फिक्स पेमेंट होगी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अमोर्टाइजेशन ऑफ द लोन, कि जहाँ पर आपको डिफरेंट जो है ईयर्स में सेम अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट पे करना होता है। तो अगर आपके पास फिक्स्ड पेमेंट लोन अवेलेबल हो या आप उसको एक्वायर कर रहे हैं, तो आप उसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, डेट योर फ्यूचर पेमेंट जो भी आप फिक्स पेमेंट रिसीव करेंगे डिवाइडेड बाय 1+i। अब ये फर्स्ट ईयर के लिए ये वाला नंबर कैलकुलेट होगा, सेकेंड ईयर के लिए उसको ऐड ऑन कर देंगे, फिर थर्ड ईयर के लिए ऐड ऑन कर देंगे और कंटिन्यूसली हम उस टाइम तक के लिए कैलकुलेट करेंगे जब तक कि हमारा जो है वो टर्म टोटल कंप्लीट नहीं हो जाती। तो से फॉर एग्जांपल कि आपने 100,000 का मॉर्गेज है, परचेज अ न्यू होम एंड नीड अ 100,000 मॉर्गेज। मॉर्गेज मीन्स फिक्स पेमेंट लोन आप रिसीव चाह रहे हो कि आप एक्वायर कर लो। You take out a loan from the bank that is an interest rate of 7%. What is the yearly payment to the bank to pay off the loan in 20 years? अब आपके पास टर्म आ गया 20 years का, इंटरेस्ट रेट आ गया 7% का, टोटल लोन अमाउंट आ गया 100,000। तो आपकी जो फिक्स्ड पेमेंट और द इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगी जो आप 20 years तक के लिए पे करोगे, वो क्या होगी और वो किस तरीके से कैलकुलेट होगी, उसको हम इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। हम सिंपल करेंगे क्या, कि हम 100,000 की हमारी लोन अमाउंट थी, हमने उसको प्लेस कर दिया इन अवर लोन वैल्यू जो हमें टोटल रिसीव हुई। अब जो हमारे पास फिक्स्ड पेमेंट जो हमने हर साल करते जाना है, उसके इफेक्ट को चेक करने के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंपल तब था जब हमने सेम अमाउंट जो हमने टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया था जो हमें वंस जो है रिसीव होगी। एन्युटी तब अप्लाई होता है जहाँ पर हमें सीरीज ऑफ पेमेंट्स को कैलकुलेट करना होता है। एन्युटी मीन्स दैट देयर इज नंबर ऑफ पेमेंट्स अवेलेबल, जहाँ पे सीरीज ऑफ पेमेंट्स आएंगी वहाँ पे एन्युटी का फॉर्मूला ऐड हो जाएगा। तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी ऐड होगी विद योर फ्यूचर पेमेंट, जो भी आप उसकी लोन की फिक्स अमाउंट जो है वो पे करेंगे। अब अगर आपने 100,000 का टोटल वैल्यू एक्वायर किया है और आपने फिक्स पेमेंट को मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, उसके साथ आपका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा जो कि 7% था, एंड 20 विल बी द टर्म, और आप इसको कैलकुलेट करेंगे इन प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फॉर्मूला टेबल में। ठीक है, जहां पर आपका एन्युटी का फॉर्मूला इंसर्ट हो रहा है उसके थ्रू इसको कैलकुलेट। अब हमने इस वाले में करना क्या है कि हमारे पास एक कि हमने 20 ईयर्स के लिए उसको चेक करना है और 7% जो है वो रिटर्न है। अब हम 7% रिटर्न में जब 20 को चेक कर रहे हैं, डेट इज 10.594, द वैल्यू इज 10.594। अब हमने उस वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 7% इंटू 20, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.594। अब हमने इस वैल्यू को यहाँ फॉर्मूला में प्लेस किया, 100,000 डिवाइडेड बाय 10.594, तो हमारे पास जो फिक्स्ड पेमेंट लोन की इंस्टॉलमेंट आई है वो है 9,439। इट मीन्स कि आप 20 साल तक 9,439 रुपए हर साल पे करोगे, तो बाय द एंड ऑफ द 20 ईयर्स आप 100,000 का जो लोन है उसको पे ऑफ कर दोगे। अब अगर हम ओरिजिनली देखें तो हमारे पास ये जो 10,000 की इंस्टॉलमेंट है, डेट डजंट इक्वल टू 100,000, तो जो एडिशनल अमाउंट वी आर गोइंग टू पे दैट इज द इंटरेस्ट रेट, और ये इंटरेस्ट रेट जो है वो उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इवेल्युएट कर रहा है कि आपको वो वाली वैल्यू आज के डेट में हो तो वो इस तरह से इफेक्ट करेगी। इस तरीके से कैलकुलेशन जो है वो आपको हेल्प आउट करती है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आपको लोन एक्वायर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए।